हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फर्दर कैटलिस्ट में, दैट इज केस ऑफ जियोलाइट्स। ठीक है, तो जियोलाइट्स आर शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। अब शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होते हैं उसको समझने के लिए एक बार जैसे जियोलाइट का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, तो जियोलाइट्स तुम्हारे क्या होते थे? एल्यूमिनोसिलिकेट्स। जियोलाइट्स वर व्हाट? एल्यूमिनोसिलिकेट्स को हम लोग इनऑर्गेनिक में एक बार देख चुके हैं, बोरॉन फैमिली में। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर कैसे आता था? देखो, SiO2 का स्ट्रक्चर बनाया, SiO2 का स्ट्रक्चर बनाओगे और ये तुम्हारा मान लो एक्सटेंड हो रहा है, और इसको सिलिकन को मान लो कुछ सिलिकन एटम्स को किसने रिप्लेस कर दिया? मान लो एल्यूमिनियम ने। लेट मान लो ये दोनों को मैंने एल्यूमिनियम ने रिप्लेस करा दिया है, और एल्यूमिनियम ने रिप्लेस करा दिया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से तुम्हारा क्या यहाँ पे जुड़ा रहेगा? Na+ जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग वहां देख चुके हैं एक बार। क्लियर है? ये तुम्हारा जियोलाइट्स का स्ट्रक्चर होता था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब एक चीज ध्यान दो, क्या बोला जाता है कि जियोलाइट्स हैव हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। अब इसका मतलब क्या है कि इनका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से आता है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता। हनीकॉम्ब जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस टाइप से स्ट्रक्चर आता है। ये जैसे जैसे तुमसे अगर बोल दिया जाए ये तुम्हारे, ठीक है, ये तुम्हारा हेक्सागोनल रिंग, यहाँ तुम्हारा मधुमक्खी का छत्ता टाइप, ये लॉन्ग रेंज स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा इट हैज अ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, इस टाइप से जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें तुम्हारे टाइप के इस टाइप से तुम्हारे हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, और ये इस टाइप का स्ट्रक्चर आता है। देखो, इसमें मैं एक बार बनाने की दिखाता हूँ तुम्हें कैसे। जैसे अगर मान लो ये तो मैंने इस टाइप से बनाया, लेकिन एक्चुअल में ये सिलिकॉन है क्या? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल है, तो ये तुम्हारा टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होंगे ऑक्सीजन। ये तुम्हारे ऑक्सीजन क्या अरेंज्ड होंगे? टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होंगे, तो इस टाइप से आएगा। सिमिलरली ये ऑक्सीजन भी इस टाइप से आएगा। सिमिलरली ये तुम्हारा ऑक्सीजन भी क्या आएगा? इस टाइप से आएगा। देखो, तो ये तुम्हारा एक अगर बोला जाए, तो ये अगर तुमसे एक बोला जाए, ये तुम्हारा एक हनीकॉम्ब, ठीक है, ये एक टाइप का हेक्सागन बनेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, तो इट हैज अ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। आया समझ में? तुम्हें सिर्फ ये पॉइंट ध्यान रखना। क्लियर है? अब इससे होता क्या है? अब इससे क्या होगा ये ध्यान दो। शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट का मतलब क्या है? अब ध्यान दो, शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, तो इनकी डेफिनेशन क्या है? दीज आर द कैटलिस्ट, लिख लो, दीज आर द कैटलिस्ट, these are the catalysts which adsorb only, which adsorb या फिर क्या, और catalyze only reactants of limited shape। शेप या ब्रैकेट में लिख लो, मोर अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है? पोर साइज। मोर अप्रोप्रिएट क्या है? मोर अप्रोप्रिएट वर्ड तुम्हारा क्या है? पोर साइज। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो ये तुम्हारा जियोलाइट का स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारे क्या है? पोर्स। जैसे ये तुम्हारा बाहर बाहर एटम्स अरेंज्ड हो गए, और ये बीच में ये जो जगह आ रही है, ये बीच में ये तुम्हारा खाली जगह है, पोर्स है। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल ले लो, जैसे तुम्हारे मच्छरदानी होती है, मच्छरदानी लगाई जाती है, तो उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। सिमिलरली ये जो बीच की जगह है, जो सर्कल में बना रखा है, दीज आर पोर्स। इनका सर्टेन तुम्हारा क्या होगा? साइज होगा। तो अगर मैंने एक रिएक्टेंट लिया, मान लो ये, और एक रिएक्टेंट लिया ये, तो इस रिएक्टेंट का साइज तो इतना सफिशिएंट है कि इसके पोर में जाके समा जाए। दिस रिएक्टेंट हैज अ साइज सो दैट इट कैन फिट इनटू द पोर्स, और पोर में अगर फिट हो जाएगा तो
इस रिएक्टेंट को तो ये कैटलाइज कर देगा, लेकिन ये जो रिएक्टेंट है इसका साइज बड़ा है इस साइज, इसके पोर के साइज से, हेंस इस रिएक्टेंट को ये कैटलाइज। समझ में आया? सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होते हैं? दीज आर द कैटलिस्ट व्हिच कैन कैटलाइज ओनली रिएक्टेंट्स ऑफ लिमिटेड शेप या मोर अप्रोप्रिएट पोर साइज। वो रिएक्टेंट्स जो इनके पोर साइज में आ जाएंगे दे कैन कैटलाइज, बट जो बहुत बड़े रिएक्टेंट्स होंगे इनसे पोर से ज्यादा होगा, उनको ये कैटलाइज नहीं करता। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो लिख लो पॉइंट। रिएक्टेंट्स which are comparable to size of the pores, reactants which are comparable to size of the pores can be catalyzed, which are comparable to size of the pores can be catalyzed, but reactants which are greater than the size of the pores, which are greater than the size of the pores cannot be catalyzed, ठीक है? एक पॉइंट लिख लेना, इन जियोलाइट्स जो तुम्हारा पोर साइज होता है वो अप्रोक्सीमेटली 260 टू 740 नैनोमीटर, मतलब जो रिएक्टेंट जिनका साइज इस रेंज में लाई करेगा उनको तो ये कैटलाइज कर देगा, लेकिन इस रेंज के अगर बाहर है तो उसको कैटलाइज 260 टू 740 पिकोमीटर, 260 टू 740 पिकोमीटर्स। तो हम क्या बोल सकते हैं? रिएक्टेंट्स whose size lies in this range, इस रेंज में लाई करेगा, will be catalyzed by zeolites, उनको तो zeolites कैटलाइज कर देंगे, लेकिन reactants whose size is whose size does not lie in this range cannot be catalyzed, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, तो जियोलाइट्स और शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होते हैं? शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट क्या है? शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट आर द कैटलिस्ट व्हिच कैन absorb और कैटलाइज ओनली द रिएक्टेंट्स ऑफ सर्टेन शेप। शेप का मतलब मोर अप्रोप्रिएटली क्या है कि एक पर्टिकुलर साइज के होंगे तो उनको ही कैटलाइज कर पाएगा। वो साइज क्या डिपेंड करता है? पोर साइज। जैसे जियोलाइट्स में ये पोर आया, इसका साइज क्या था? 260 टू 740 पिकोमीटर। तो अगर रिएक्टेंट इस साइज में कंपेरेबल है तो वो तुम्हें इसको कैटलाइज कर देगा, लेकिन अगर इस साइज में रेंज में नहीं आ रहा है तो उसको वो कैटलाइज नहीं कर पाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट तुम्हारे आते हैं यूजेस ऑफ जियोलाइट। सबसे फर्स्ट यूज आता है, इट इज यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री एज अ कैटलिस्ट फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जनरली होता क्या है ना, जब तुम अर्थ क्रस्ट से जो ऑयल निकालते हो, जो क्या कहलाता है? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या होता है? अर्थ क्रस्ट से जब तुमने ऑयल को बाहर निकाला, क्रूड ऑयल इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, उसमें पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है और तुम्हारा गैस भी होती है, सब कुछ होता है, ठीक है? वो मिक्स्ड होता है सबका, और इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन पॉलीमर्स। वो लॉन्ग चेन पॉलीमर्स को कंसिस्ट करता है। तो हम लोग उस प्रोसेस में क्या करते हैं? जियोलाइट्स को कैसे यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट? वो उस लॉन्ग चेन पॉलीमर्स की क्रैकिंग इट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। और क्रैकिंग का मतलब है उनको स्मॉल स्मॉल चेन्स में तोड़ देगा और तुम्हारा जो डिफरेंट कंपोनेंट है, जैसे पेट्रोल को अलग कर देगा, डीजल को अलग कर देगा, गैस को अलग कर देगा, एंड सो। ठीक है, तो फर्स्ट तुम्हारा यूज क्या? इट इज यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री एज अ कैटलिस्ट फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट इन क्रूड ऑयल। जो तुम्हारा क्रूड ऑयल में प्रेजेंट रहते हैं उन हाइड्रोकार्बन्स की क्रैकिंग का मतलब तुम ऑर्गेनिक में देख चुके हो, क्या मतलब? कन्वर्शन ऑफ लॉन्ग चेन टू स्मॉल चेन। क्लियर है? एक बहुत ही नेक्स्ट इसका एग्जांपल आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमसे बोला जाता है कि एक अल्कोहल को
अगर गैसोलीन में कन्वर्ट करना है तो कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है? दिस इज वेरी एग्जांपल इट इज ZSM5। ZSM5 इज अ टाइप ऑफ जियोलाइट। टाइप ऑफ जियोलाइट का मतलब क्या? देखो, हम लोग जियोलाइट्स में क्या कर रहे थे कि सिलिकॉन को तुम्हारा रिप्लेस कर रहे थे एल्यूमिनियम से। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम रिप्लेस्ड, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलाइट्स तुम्हारे एग्जिस्ट करेंगे। आया समझ में? अगर मान लो कुछ परसेंटेज एल्यूमिनियम रिप्लेस्ड है तो सर्टेन दूसरा जियोलाइट होगा, अगर कुछ ज्यादा परसेंटेज है तो सर्टेन दूसरा जियोलाइट। इट इज अ टाइप ऑफ जियोलाइट। ZSM5 इज अ टाइप ऑफ जियोलाइट। तो तुमसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बोर्ड्स एज वेल एज कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि अल्कोहल को अगर तुम्हें गैसोलीन में डायरेक्टली कन्वर्ट करना हो तो कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? तो वो कौन सा होता है? ZSM5। ठीक है, ये तो तुम्हारे दो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जियोलाइट्स के। तुम्हें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, तो ये तुम्हारा कैटलिस्ट वाला पार्ट था। अब ये कुछ मैं इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट रिएक्शंस है, हम लोगों ने मोस्ट ऑफ देम इनऑर्गेनिक कवर कर रखे, लेकिन ये कैटलिस्ट तुम्हें ध्यान रखने हैं। साथ बाय साइड सर्टेन एंजाइम्स के रिएक्शन। कौन कौन से एंजाइम्स किस प्रोसेस में यूज होते हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशंस को अगर तुम्हें देखना है तो अगर मैं तीन टाइप में सॉल्यूशंस को क्लासिफाई करूं, एक तुम्हारे ट्रू सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस और कोलॉइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, करने का तरीका, तो साइज अगर 1 नैनोमीटर से कम है तो क्या होगा? ट्रू सॉल्यूशन। साइज अगर 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है तो क्या होगा? सस्पेंशन। मतलब क्या है? जैसे मान लो तुमसे बोला जाए ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल लिया जाए, ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है NaCl प्लस वाटर, और सस्पेंशन का एक एग्जांपल है सैंड प्लस वाटर। तो इसमें एक चीज ध्यान दो, जब तुमने नमक को पानी में डिसॉल्व किया, तो नमक को पानी में डिसॉल्व किया तो क्या तुम्हें नमक पानी के अंदर दिखता है? नमक के मॉलिक्यूल्स या नमक के पार्टिकल्स तुम्हारे पानी के अंदर दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि उनका साइज जो होता है वो 1 नैनोमीटर से क्या हो जाता है? कम। आया समझ में? वो सेम फेज में चले जाते हैं, इसकी वजह से उनका साइज क्या होता है? नमक का 1 नैनोमीटर से कम होता है, हेंस इट इज नॉट विजिबल। लेकिन जब तुम अगर रेत को, सैंड को पानी में डालो, तो सैंड को पानी में डालोगे तो तुम्हें सैंड के पार्टिकल्स सेपरेटली दिखाई देते हैं। पानी अलग दिखाई देता है, सैंड पार्टिकल्स अलग दिखाई देते हैं, बिकॉज देयर साइज इज ग्रेटर देन 1000। आया समझ में? अगर साइज तुम्हारा 1 नैनोमीटर से कम, तो साइज ऑफ सॉल्यूट लिख लो मोर, लेकिन सॉल्यूट ना लिखो क्योंकि सॉल्यूट सिर्फ सॉल्यूशन के लिए, ट्रू सॉल्यूशन के लिए डिफाइंड है। ठीक है, अभी सिर्फ साइज 1 नैनोमीटर से कम तो तुम्हारा ट्रू सॉल्यूशन, अगर 1000 नैनोमीटर से ज्यादा तो क्या? सस्पेंशन। अगर साइज इनके बीच में लाई कर रहा है, मतलब 1 नैनोमीटर से ज्यादा और 1000 नैनोमीटर से कम, अगर साइज इनके बीच में लाई कर रहा है 1 नैनोमीटर से ज्यादा और 1000 नैनोमीटर से कम, तो वो कौन से सॉल्यूशंस आते हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। अब्रप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सॉल्यूट लिख दे रहा हूं समझाने के लिए, लेकिन सॉल्यूट ये ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ इसमें डिफाइंड होता है ट्रू सॉल्यूशन से। बाकी इसमें क्या होगा अभी हम लोग बताएंगे, कौन क्या किस टर्म से डिफाइंड है। जैसे एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट डिफाइन किया था, मैंने कहा था एड्सॉर्बेट को सॉल्यूट के तरह देखना, एड्सॉर्बेंट को सॉल्वेंट के तरीके से, वैसे ही सॉल्यूट सिर्फ और सिर्फ इसमें डिफाइंड है। बाकी में सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे, लेकिन समझने के लिए एक बार ध्यान दो, साइज ऑफ सॉल्यूट लेस देन 1 नैनोमीटर ट्रू सॉल्यूशन, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर सस्पेंशन, बीच में लाई करेगा तो कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट, अब बोला जाए होमोजीनियस की हेट्रोजीनियस, तो ट्रू सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब तुम्हें क्या बताया था 11th में जब हमने बोला था होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? कि होमोजीनियस का मतलब है कि सॉल्यूट एंड, या दो बोथ कंपोनेंट्स मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बोथ कंपोनेंट्स आर इन सेम फेज। सेम फेज में होने का मतलब क्या होता है?
सेम फेज के होने का मतलब है कि उनके बीच में कोई भी डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं है। आया समझ में? 11th में तो पढ़ा रखा है कि जब NaCl को पानी में डलाओगे तो NaCl और वाटर दोनों सेम फेज में चले जाते हैं, तो उसका मतलब क्या है, दे आर होमोजीनियस। सेम फेज में होने का मतलब उनके बीच में कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं है। सैंड और पानी को डाला तो देखो, सैंड और पानी को मिलाओ तो तुम्हें सैंड अलग दिखेगी और पानी अलग दिखेगा, और उनके बीच में एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री दिखेगी, हेंस दे आर हेट्रोजीनियस। Hence they are heterogeneous, मतलब components are in different phase. Clear है कि नहीं clear है? Components are in different phase. Similarly, तुम्हारा कोलाइडल सॉल्यूशंस भी क्या होते हैं? इसमें भी जो दो कंपोनेंट्स आते हैं जो मिक्स कर रहे हो, दे आर इन डिफरेंट फेज। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, ठीक है। True solutions are homogeneous while colloidal solutions and suspensions are homogeneous, sorry heterogeneous। क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट, अब इसमें हम लोग दो टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना है। इन टर्म्स को हम लोग रेगुलरली यूज करेंगे। एक टर्म है डिस्पर्स्ड फेज, दूसरा टर्म है डिस्पर्शन मीडियम। डेफिनेशन लिखो, पहले डेफिनेशन लिख लो इन दोनों की। डिस्पर्स्ड फेज इज द फेज, dispersed phase is the phase which is dispersed through the dispersion medium. Dispersed phase is the phase which is dispersed through the dispersion medium. और डिस्पर्शन मीडियम का लिखो, डिस्पर्शन मीडियम का लिखो, a medium in which dispersed phase is dispersed, a medium in which dispersed phase is dispersed is known as dispersion medium. A medium in which dispersed phase is dispersed is known as dispersion medium। अब ध्यान दो फिर से ये तो हो गई डेफिनेशन, और डेफिनेशन ध्यान रखो एड्सॉर्बेट और डिसॉर्बेंट की तरह एक दूसरे से रिलेट करके बनाएंगे। ये डेफिनेशन अगर तुम्हारे बोर्ड्स में लिखने को आती है तो एज इट इज छाप दोगे। कैसे देखना है चीजें? फिर से डिस्पर्स्ड फेज को किससे लिंक करो? सॉल्यूट से लिंक करना है नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट ट्रू सॉल्यूशंस के लिए डिफाइंड है। ट्रू सॉल्यूशंस में वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इन सेम फेज। हमें सिर्फ कंपेयर करना है। डिस्पर्स्ड फेज को किससे कंपेयर करो? सॉल्यूट से। डिस्पर्शन मीडियम को किससे कंपेयर करो? मतलब जो कम अमाउंट में होगा वो डिस्पर्स्ड फेज, जो ज्यादा में होगा वो क्या होगा? डिस्पर्शन मीडियम। समझ में आया? क्लियर है? अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे कंपेयर करना है? सॉल्यूट से। और डिस्पर्शन मीडियम को किससे कंपेयर करना है? सॉल्वेंट से। लेकिन ये चीज ध्यान दो, ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट नहीं है, क्योंकि पॉइंट लिख लेना, solute and solvent are for true solutions। solute and solvent हम लोग किसके लिए डिफाइन करते हैं? are defined for true solutions। एंड ये ध्यान रखना, solute and solvent are in same phase, ये तुम्हारे सेम फेज में होते हैं। लेकिन डिस्पर्स्ड फेज, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? डीपी। डीपी का मतलब डिस्पर्स्ड फेज। एंड डिस्पर्शन मीडियम डीएम आर डिफाइंड फॉर तुम्हारा कोलॉइडल सॉल्यूशंस, आर डिफाइंड फॉर कोलॉइडल सॉल्यूशंस। और ध्यान रखना डीपी एंड डीएम आर इन डिफरेंट फेज। ये तुम्हारा हेट्रोजीनियस होता है, तो डीपी एंड डीएम तुम्हारा डिफरेंट फेज में।
क्लियर है? वो तुम्हारे सेम फेज में आया समझ में?